नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के मुख्य प्रश्नों को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया। द फर्स्ट ओजोन होल वॉज फाउंड ओवर उत्तरी ध्रुव के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या दक्षिण ध्रुव जिसको कि साउथ पोल के ऊपर। तो कहां पर फर्स्ट ओजोन होल पाया गया, यह प्रश्न है। तो 1985 में पहला ओजोन होल देखा गया किसके ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पे बी आपका सही उत्तर है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं ओजोन से रिलेटेड, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पेपर में पूछा जाता है कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है। तो ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 सितंबर को। अक्सर पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो किन रेस को आपके पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, किन रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है, किन किरणों को रोकती है, ये पूछा जाता है। तो यहां पे यूवी रेस की बात कही जाती है। ठीक है, यूवी रेस जिसको कि हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। आप लोग लिखते भी चलिए। फिर ओजोन लेयर आपकी एटमॉस्फेयर में कहां प्रेजेंट होती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो आपका है समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पे आने से रोकती है। ठीक है, इतने पॉइंट्स को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है फोटोमीटर, दूसरा दिया गया है हाइग्रोमीटर, तीसरा दिया गया है पोटोमीटर और आखिरी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो आर्द्रता की बात हो रही है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, तो ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी मेजर होती है हाइग्रोमीटर से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम फोटोमीटर की बात करें तो फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है। अच्छा, पोटोमीटर का क्या यूज है? हो सकता है अगली बार पेपर में प्रश्न आपसे पूछ ले कि पोटोमीटर का यूज क्या है। तो पोटोमीटर जो है वो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन को मेजर करती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, जिसको कि ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए, तो यहां पे इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला देखिए, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? ठीक है, द वाटर पॉल्यूशन इन एन रिवर इज मेजर्ड बाय द डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ। सबसे पहले क्लोरीन, दूसरा दिया गया ओजोन, तीसरा दिया गया है नाइट्रोजन और आखिरी दिया गया है ऑक्सीजन। तो हम जब भी वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम एक टर्म की बात करते हैं बीओडी। हो सकता है पेपर में अगली बार आपसे पूछ लिया जाए कि बीओडी क्या है, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड जो कि आपके वाटर पॉल्यूशन को एसेस करने में हेल्प करता है, वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानकारी देता है। तो यहां पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? ऑक्सीजन पे। कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपके वाटर में प्रेजेंट है। अगर वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो वहां पे जो भी और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो पानी के अंदर नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, जो जीव जंतु आपके जल के अंदर रहते हैं वो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसको कंज्यूम करते हैं।
ठीक है, तो यहां पे डी इज द करेक्ट आंसर। और बीओडी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्लास, हर क्वेश्चन से कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिराइव हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। और उसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हर पॉइंट को एक जगह नोट डाउन करते हुए चलते रहिए। अब चौथे प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। स्टेबल इकोसिस्टम की बात हो रही है। पहला ऑप्शन वन दिया गया है, दूसरा रेगिस्तान डेजर्ट, तीसरा आपको पहाड़ माउंटेन, और डी आपको समुद्र दिया गया है ओशियन। तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम आपका ओशियन होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पर कई बार प्रश्न बनता है कि अगर यही ऑप्शन दिए रहते और आपसे पूछता लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, तो तब भी आप क्या आंसर लगाते, समुद्र। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवें प्रश्न को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। दिस इज नॉट फाउंड इन इसको इन करिएगा, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे नहीं पाया जाता है। पहला है सागौन, सागौन आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आयरन वुड, ठीक है। तीसरा आपका दिया गया है साल, जिसको कि सोरिया, और आखिरी दिया गया है आपका चीड़, जिसको कि पाइन कहते हैं। और पूछा गया है नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड। सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जो कि आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। अगर ये इक्वेटर है आपका, तो इक्वेटर के इस साइड जो आपके फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो यूजुअली आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती ही रहती है और साल भर ये हरे भरे रहते हैं ज्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा पेड़ आपका नहीं पाया जाता, पाइन, चीड़। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इन फॉरेस्ट में जो आपके पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है, जो पेड़ पाए जाएंगे उनकी वुड थोड़ा हार्ड होगी, लेकिन कांटेदार होने के चांसेस उसमें कम होते हैं। अगला देखते हैं, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। उसमें पूछा गया था नॉट फाउंड, और इसमें पूछा गया कौन सा पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन, विच वन इज द ट्री ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। ठीक है, शंकुधारी मतलब कुछ इस तरीके से वन के पेड़ होते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे हम लोग पहले क्रिसमस ट्री बनाते थे ना जब छोटे थे, तो ऐसे ऐसे करके। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, लेकिन देखो इस तरीके से। तो शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका साल दिया है, दूसरा आपका स्प्रूस दिया है, तीसरा महोगनी दिया है, और आखिरी आपका देवदार दिया है, सेड्रस दिया है। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट में कौन सा ट्री आपका पाया जाता है, तो वो है स्प्रूस। बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा मैं आपको फोटो भी दिखा दूं, देखिए किस तरीके के ये आपके ट्रीज होते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब आपने पिक्चर देख ली है तो आपको हमेशा याद रहेगा ये किसकी पिक्चर है, स्प्रूस की। मैं लिख भी दे रही हूं, कभी भी ये क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात की गई थी, शंकुधारी वृक्षों की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अलमट्टी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। ठीक है, अलमट्टी डैम वाटर कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड स्टेट्स आर। पहला आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बीच में इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा आपको दिया गया है कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सी आपको दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, या आखिरी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका। तो ये जो डिस्प्यूट है आपका वो किन राज्यों के बीच में है, तो यहां पे आपका ए ऑप्शन सही है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है, ये विवाद चल रहा है। ठीक है, और ये किस नदी पर है, अगर आपसे नदी पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा कृष्णा नदी पर, कृष्णा रिवर पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड इज।
सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया आग। मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहला आपको आग दिया गया है, कैलोट्रोपीज। दूसरा आपको धतूरा दिया गया है, तीसरा नीम दिया गया है और आखिरी बबूल दिया गया है। और बायो इंसेक्टिसाइड की बात की गई है तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी को पता है नीम। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नीम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है, ठीक है। Which one of the conceptual sphere of the environment is having the least storage capacity? ठीक है, ऐसे समझिए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल में से कहां पर लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। कौन सा वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है, तो यहां पे सही उत्तर आपका एटमॉस्फेयर होगा। जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं हम एयर की बात करते हैं, ठीक है। आप लिथोस्फीयर में लैंड की बात कर रहे हैं, हम लिथोस मतलब लैंड, जमीन की बात कर रहे हैं, हम स्थल की बात कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं हम वाटर की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, और बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इन तीनों की बात कर रहे हैं और हम लाइफ की भी बात कर रहे हैं, जीवन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम क्षमता स्टोरेज की कहां पर है, एटमॉस्फेयर पे। आप स्थल पे, जमीन पे स्टोरेज बना सकते हैं, ठीक है, जितना मन करे उतना स्टोर कर सकते हैं, जितनी जमीन है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे पानी में भी स्टोरेज किया जा सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में आपके स्टोरेज पॉसिबल है, ठीक है। इसी वजह से ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव है, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज, सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया गया है द्विदिश, बाई डायरेक्शनल। दूसरा दिया गया चक्रीय, साइक्लिक। तीसरा दिया गया एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल। और आखिरी दिया गया बहुदिशीय, मल्टी डायरेक्शनल। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ना, जब भी हम एनर्जी पिरामिड ड्रॉ करते हैं तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, अपवर्ड फ्लो होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं इस फिगर के थ्रू। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये सबसे पहले यहां पे इन्होंने डिकम्पोजर रखा है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो उत्पादन कर रहे हैं, जैसे आपके प्लांट्स, हरी घासें, ये सब आपके क्या हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो आपके प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली अपने भोजन की तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्टली इनको कंज्यूम कर रहे हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके हर्बीवोरस होते हैं यूजुअली, ठीक है, ये आपके शाकाहारी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनको हम हेटेरोट्रोप्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर। इतना समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब यहां पे देखिए, जब भी एनर्जी फ्लो होती है तो वो आपकी 10% लॉ से चलती है। यहां पे 10% लॉ लगेगा। 10% लॉ क्या है, ध्यान से समझिएगा क्लास। अगर कोई प्लांट है और वो कितनी सनलाइट रिसीव कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं 10,000 कैलोरी में वो एनर्जी को रिसीव कर रहा है, तो इसका खाली 10% ही आपका दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होगा। मतलब अगर ये 1000 है यहां पे एनर्जी रिसीव की वैल्यू, तो यहां पे 1000 वैल्यू की ही एनर्जी खाली आपकी ट्रांसफर होगी। यहां पे समझिए 10% लॉ इसे हम कहते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखेंगे, ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राथमिक आपका उपभोक्ता है, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर यहां 1000 कैलोरीज आपके रिसीव हो रही है तो यहां पे खाली आपकी 100 कैलोरी, और अगर यहां पे 10,000 तो यहां पे 1000, खाली 10%। इसी तरीके से अगले लेवल में भी आपकी खाली 10% एनर्जी रिसीव होगी, ठीक है। यहां पे 10,000 था, यहां पे 1000 हुआ आपका, और 1000 के बाद यहां पे 100 हुआ, और आखिरी जो लेवल है वहां पे भी 10% जो कि 10
किलो कैलोरी में ही आपकी एनर्जी आपकी रिसीव होगी। तो ये 10% लॉ आप याद रखेंगे। कभी भी अगर पेपर में आपसे पूछे कि हर एक लेवल पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या सेम एनर्जी रिसीव होती है, तो आप याद रखेंगे कि मैम ने पढ़ाया था, नहीं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है और इनका फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए यहां पे लिखा भी है, only about 10% of the levels absorbed energy is absorbed by the next one। खाली 10%, ठीक है। चलिए अगली चीज देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए, सत्य है पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यहां पे असत्य कर लीजिएगा इसको। एक बार इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे इसको असत्य करिएगा, असत्य है। कौन सा आपका स्टेटमेंट असत्य है? पहला दिया गया है, अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चरण होता है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम। दूसरा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है। एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। 3 है, तीसरा है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चरण होता है। एनर्जी इज रिसाइकल इन एन इकोसिस्टम। और डी है आपका, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे असत्य कर लीजिएगा क्लास, ठीक है, और यहां पर आप फॉल्स, ये ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब बताया था एनर्जी फ्लो में कि जो एनर्जी है वो आपकी लॉस होती रहती है, ठीक है। खाली 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, मतलब 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। समझ में आ रहा है? और ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है। अब अगले प्रश्न में आप में लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चरण होता है। एनर्जी इज रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम। कहीं पे भी एनर्जी रिसाइकल नहीं होती है इकोसिस्टम में। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है 10% लॉ, जिसमें खाली 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है। जो 90% एनर्जी है वो आपकी लॉस हो जाती है, ठीक है, आपकी लॉस हो जाती है। कहीं पे भी हमने रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी की बात नहीं की है। हमने हमेशा कहा है एनर्जी का जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है, किसी साइकिल की बात मैंने नहीं की है। तब अब आपको उत्तर मिल गया होगा। यहां पे असत्य कौन सा है? सी, ठीक है, सी है, पुनर्चरण नहीं होता इसमें। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अब हम 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? EIA का पूरा नाम। EIA कैन बी एक्सपेंडेड एज। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट। दूसरा दिया गया है इन्वायरमेंट एंड इंपैक्ट एक्टिविटीज। तीसरा दिया गया है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। और आखिरी दिया गया है इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, सी इसका सही आंसर है। ई से इन्वायरमेंट, आई से इंपैक्ट और ए से असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का? देखिए, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऐसे समझिए, कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट आया, कोई डेवलपमेंट आया, ठीक है, जैसे मेट्रो का ही एक कोई प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, मेट्रो प्रोजेक्ट आया है कोई, जिसमें कि मेट्रो बनानी है। अब मेट्रो बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, कई तरीके के क्लियरेंस चाहिए होंगे, ठीक है। अब इस मेट्रो प्रोजेक्ट का इंपैक्ट पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है, ये कहां कैलकुलेट होता है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के थ्रू। कोई डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ठीक है, उस डैम की कंस्ट्रक्शन से वातावरण पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको हम किसके थ्रू देखते हैं? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के थ्रू। और इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के थ्रू ही क्लियरेंस मिलेगा कि इस डैम को बनाना है कि नहीं। अगर उसका पर्यावरण पर बहुत ही ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पे कुछ चीजें आप लोग और जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
वो ये है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट आपका किस एक्ट के थ्रू आया, पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो ये याद रखिएगा EPA एक्ट के थ्रू, जिसको कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहते हैं। ठीक है, 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये याद रखिएगा आप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून को, 22 अप्रैल को, 23 नवंबर को या 26 जनवरी को। तो अर्थ डे आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, और 26 जनवरी को आप सभी को पता है रिपब्लिक डे। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो यहां पे बी इज द करेक्ट आंसर। 14वें प्रश्न को देखते हैं। नील शिशु संलक्षण जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय द कंटैमिनेशन ऑफ वाटर बाय, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है फॉस्फेट, दूसरा दिया गया है सल्फर, तीसरा दिया गया आर्सेनिक और आखिरी दिया गया है नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अभी यहीं पर आपसे अगर पूछ ले इटाई, ये किसके कारण होता है? तो आप याद रखेंगे ये होता है कैडमियम के कारण, कैडमियम के कारण। ठीक है, याद रखिएगा पेपर में प्रश्न यहां से भी बनता है। और इसी तरीके से पूछा जाता है मीनामाता डिजीज किसके कारण होती है? तो ये मरकरी के कारण होती है, पारे के कारण होती है। ठीक है, इन दो फैक्ट्स को भी यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। पेपर में प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है। द मैक्सिमम अलाउेबल कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरा 1.25 मिलीग्राम पर लीटर, तीसरा 1.50 मिलीग्राम पर लीटर और आखिरी है 1.75 मिलीग्राम पर लीटर। इसका सही उत्तर सी है, 1.50 मिलीग्राम पर लीटर आपका अलाउेबल कंसेंट्रेशन है। एक बार पेपर में प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फ्लोराइड के प्रेजेंस से क्या होता है, तो आपके जो टीथ है वो खराब हो जाते, टीथ डिके होने लगती है। ये चीज भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था पेपर में। फ्लोराइड अगर पानी में प्रेजेंट हो तो उससे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि आपका इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हैजा एवं आर्द्र ज्वर के कारण है। क्लोरा एंड टाइफॉइड आर कॉज्ड बाय कीड़े, वायरस, पहला है कीड़े जिसको कि वॉर्म्स कहते हैं, फिर विषाणु वायरस, थर्ड है जीवाणु बैक्टीरिया, या फिर डी है कवक जिसको कि फंगस। तो हैजा और आर्द्र ज्वर का कारण है आपका बैक्टीरिया। सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि गंदे पानी या गंदे खाने की वजह से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है पूछा है। यहां पे प्राकृतिक खनिज नहीं है पूछा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मिनरल। पहला ऑप्शन आपका है अधा जिसको कि एस्बेस्टस कहते हैं, फिर आपका है स्पर्टीज जिसको कि फ्लेट्सपर कहते हैं, फिर सी है आपका फॉस्फेट और डी है आपका नाइट्रोजन। मिनरल्स की बात की गई है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, खनिज की बात की गई है, प्राकृतिक खनिज की। आपका अदा, स्पर्टीज और फॉस्फेट ये तीनों आपके प्राकृतिक खनिज हैं, लेकिन नाइट्रोजन प्राकृतिक खनिज नहीं है, मिनरल नहीं है नाइट्रोजन। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, किन किन कारणों से होता है या किसके किसके थ्रू होता है, ये प्रश्न है। बिजली चमकने से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दूसरा दिया गया है स्थिरीकरण जीवाणु से, फिक्सिंग बैक्टीरिया से, फिर उर्वरक से, फर्टिलाइजर से, या फिर डी दिया है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब भी हम एयर के कंपोजिशन की बात करते हैं तो एयर में अप्रोक्सीमेटली 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहां पे जब हम O2 की बात करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है, उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। हम जब सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक्सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में, जो एयर में ऑक्सीजन है, उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो कि एयर में 78% पड़ा है, मौजूद है 78%, उसको कोई भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता, ना ही हम ना ही प्लांट्स। समझ में आया? इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं आपके नाइट्रोजन साइकिल में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और उसमें आपका लाइटनिंग, बिजली कड़कने के समय आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। उसमें आपका फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, मैंने आपको बताया है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके के रूट्स में जो नोड्स होती हैं, यहां पे राइजोबियम बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल में, ठीक है। फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम हो गया, मैंने आपको नोड्स के फॉर्म में बताया, नोड्यूल्स के फॉर्म में। फर्टिलाइजर के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है। बस आप ये याद रखिएगा, हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका डायरेक्टली कंजप्शन नहीं किया जा सकता है, डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। और उसमें आपका लाइटनिंग थ्रू बैक्टीरिया, ठीक है, थ्रू फर्टिलाइजर, ये सब इन्वॉल्व रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमलगेटेड इन इंडिया, ठीक है। प्रोमलगेटेड इन इंडिया, सबसे पहले कौन से एक्ट को प्रोमलगेट किया गया था? पहला आपका दिया गया जल अधिनियम, फिर दिया गया है एयर एक्ट, फिर दिया गया है एनवायरमेंट एक्ट, और लास्ट में दिया गया है नॉइज पॉल्यूशन एक्ट। तो यहां पे कुछ चीजों को आप देखिए, जब हम बात करते हैं वाटर एक्ट की, तो वाटर एक्ट आपका 1974 में आया है, ठीक है, वाटर एक्ट। एयर एक्ट की बात करते हैं तो ये 1981 में आया है, ठीक है। जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो ये 1986 हो गया आपका। और नॉइज पॉल्यूशन एक्ट की बात करते हैं तो नॉइज पॉल्यूशन को आपका एयर एक्ट में इंक्लूड किया गया था, और ये अमेंडमेंट 1987 में किया गया था एयर एक्ट में, तो इसको हम कह सकते हैं 1987 में एयर एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है नॉइज पॉल्यूशन को। इतनी चीजें याद रखिए आप लोग, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, यहां पे पहला एक्ट पूछा गया है, तो अगर आप ईयर्स को देखेंगे तो सबसे पहला एक्ट कौन सा हो गया? वाटर एक्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपका WPA के बारे में बोला गया होता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोला गया होता, वन जीव संरक्षण अधिनियम दिया होता, तो ये आपका 1972 में आया है, तब आपका ये सही उत्तर होता। तो क्लास यहां पे सारे एक्ट्स के बारे में देख लीजिए। 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है, ठीक है। 1974 में जल अधिनियम वाटर एक्ट आया है। फिर एयर एक्ट आपका 1981 में आया है। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है।
और नॉइस पॉल्यूशन एक्ट, नॉइस पॉल्यूशन को एयर एक्ट जो कि 1981 का है उसमें इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया आफ्टर द अमेंडमेंट इन ईयर 1987। ये भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। और 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया, जैव विविधता अधिनियम आया। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, समझ में आ गया। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए है, ए इज द राइट आंसर। सब नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ओजोन, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, पहला पीपीएम, फिर पीबीबी, फिर डेसिबल, फिर डॉप्सन। तो ओजोन लेयर की जो परत है वो आपकी मापी जाती है डॉप्सन यूनिट के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पे जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लो। हम लोग ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट है? आपके समताप मंडल में, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला ओजोन होल कहां पे पाया गया था? अंटार्कटिका में। प्रश्न यहीं से बनते हैं सब। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहला ओजोन होल पाया गया था। फिर उसके बाद यहां पर एक प्रश्न और, ओजोन लेयर किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से। और आज ये भी नोट डाउन कर लो, ओजोन की थिकनेस किस यूनिट में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका सही उत्तर बताया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो ये आपका 1986 ईयर 1986 में ईपीए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। चलिए, और यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही आपका EIA का गठन किया गया था। ये क्या है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ये पूछा गया है आपके पेपर में, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूं। एनवायरमेंट इंपैक्ट, आई मतलब क्या है? इंपैक्ट, और ए मतलब क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए? तो 5 जून को। किस दिन इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है? 5 जून को। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सारे पॉइंट्स एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में प्रश्न यहीं से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए यहां पर, समेकित बाल विकास सेवाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। सबसे पहला प्रतिरक्षा, जिसको कि हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। दूसरा है स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिश सेवाएं, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विस। तीसरा है पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ICDS सर्विस में आपके सभी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। यहां पे देख लीजिए, यहां पे न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, सप्लीमेंट्री जो कि बच्चों के लिए जरूरी है उनके ग्रोथ के लिए। प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात होती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की बात होती है, इम्यूनाइजेशन की बात होती है, हेल्थ चेकअप की बात होती है, और रेफरल सर्विस। तो ये सातों पॉइंट, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स आपके दिए गए 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, पेपर में यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है? ISO 14000 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू। ये मानक जो है वो किस चीज से संबंधित है? पहला है पॉल्यूशन मैनेजमेंट, दूसरा दिया गया है मतलब जिसको कि हम प्रदूषण प्रबंधन कहते हैं, दूसरा दिया गया है जोखिम प्रबंधन जिसको कि रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, तीसरा पर्यावरण प्रबंधन जिसको कि हम एनवायरमेंट मैनेजमेंट कहते हैं, और आखिरी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहां पे ISO 14000 स्टैंडर्ड जो है वो रिलेटेड है आपका एनवायरमेंट मैनेजमेंट से। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर ऊर्जा
संग्रहित होती है? सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ग्रीन लीव्स में, फॉसिल फ्यूल में, या बायोमास के फॉर्म में। तो जब भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के फॉर्म में आपकी स्टोर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। कुछ जीव जैसे घास, सिंगपर्णी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें हम क्या कह सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ वेकेंट प्लेस इंक्लूड्स ग्रास, dandelions, mice, grasshoppers, slugs. Collectively these are known as, ठीक है। इनको एक साथ जब इतने जीव आपके रह रहे हैं एक जगह पर तो हम उनको क्या कहेंगे, ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इकोसिस्टम। देखिए क्लास, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे एक चीज याद रखिएगा, ये इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की जब भी हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा तंत्र है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और जब ये इंटरैक्शन होता है तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैविक मतलब जिसमें जीवन, और अजैविक मतलब जो नॉन लिविंग, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है। जब इन सब के बीच में इंटरेक्शन होता है तब इकोसिस्टम फॉर्म होता है। यहां पे जो चीजें आपको दी गई है वहां पे कुछ जंतुओं की, ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, यहां पे पॉपुलेशन दिया गया है। पॉपुलेशन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं। ऐसे समझे, जब भी जनगणना होती है, जो 2011 की जनगणना है उसमें खाली इंसानों को लिया गया है। जब हम लोगों का पॉपुलेशन मतलब कैलकुलेट किया गया, ऐसा तो पूछा नहीं गया था आपके घर में कि कितनी भेड़ है, कितनी बकरियां हैं, कितनी गाय हैं, कुत्ते हैं, नहीं। वहां पे जितने लोग आदमी हैं उन्हीं की पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी। तो जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं, जैसे खाली चूहे, समझ में, खाली चिड़िया या खाली इंसान। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन कि जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं। यहां पे कई स्पीशीज आपके दिए हैं, जैसे आपके टिड्डे दिए हैं, चूहे दिए हैं, घास की भी बात की गई है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, जीव जंतुओं की बात की गई है। तो पॉपुलेशन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म की जब हम बात करते हैं तो म्यूचुअलिज्म एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, समझ में आ रहा है, दो स्पीशीज के बीच में, जहां पे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे रहते, तब हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म है। तो यहां पे डिफरेंट स्पीशीज की बात की गई है, चूहे की बात की गई है, घास की बात की गई है, सिंगपर्णी की बात की गई है, टिड्डे की बात की गई है। तो जब डिफरेंट स्पीशीज को हम एक साथ लेते हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं कम्युनिटी, ठीक है, समुदाय। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम क्यों नहीं है। पॉपुलेशन में हम एक सिंगल स्पीशीज की बात करते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, और इकोसिस्टम में मैंने आपको बता दिया आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पे कम्युनिटी होगी। क्यों कम्युनिटी होगी? क्योंकि हमने डिफरेंट स्पीशीज को यहां पे इंक्लूड किया है। यहां पे आपके जानवर भी हैं, ठीक है, और यहां पे पेड़ पौधों की भी बात की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला यहां पे जब भी प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको अपने आप को एक शिक्षक की तरह देखना है और आपको अपना डिसीजन बताना है। तो एज एन ईवीएस टीचर यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट टू द जू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी यू नॉट अलाउ टू द स्टूडेंट टू अंडरटेक, ठीक है। आप क्या नहीं परमिट करेंगे? पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। भाई कैसे? कोई जानवर घास खाता है, कोई जानवर मीट खाता है, शेर है तो मीट खाएगा, ठीक है, अगर डियर है तो वो घास खाएगा। और दूसरा तो कैसे ले जाओगे? थोड़ा सोचो। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना, ठीक है। आप चिड़ियाघर जा रहे हैं, आप चिड़ियाघर में अलग अलग जानवर देख रहे हैं, तो आप वहां पे देख रहे हैं कौन सा कार्निवोरस है, कौन सा हर्बीवोरस है, हाँ।
तो आप क्लासिफाई करें, अच्छी चीज है, आप नॉलेज गेन करें जानवरों को देख के। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। अब आप एज अ स्टूडेंट, आपने अपने मतलब एज अ टीचर आपने स्टूडेंट्स को भेजा, आपने उनसे कहा तुमने जानवरों को देखा, वो क्या खाते हैं इसके बारे में जानो, उनकी फोटोज कलेक्ट करो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। तो ये तो अच्छी चीज है, अच्छा टास्क है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, आप बच्चों से कहिए आप अपनी एक ड्राइंग कॉपी ले जाइए, जो जो चीजें आप देख रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो ये सब तो ठीक है। पहला ऑप्शन थोड़ा अजीब सा है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। कभी टीचर एज अ टीचर आप ये नहीं बच्चों से कहेंगे कि ढेर सारा सामान लेके चलो। आपको मैंने बताया तो कोई जानवर मीट खा रहा है, कोई ग्रासेस खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो आप एज अ फैकल्टी एज अ टीचर बच्चों से ये बात नहीं कहेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न बड़े तो होते हैं लेकिन बहुत आसानी से किया जा सकता है इन प्रश्नों को, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। लिखा है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण? दुर्गा लिव्स इन अ विलेज एंड कुक्स फूड ऑन अ चूल्हा। कुक्स फूड ऑन अ चूल्हा, इसको ऑन अ चूल्हा यूजिंग वुड एंड काउ डंग केक एज अ फ्यूल। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ सेवरल कफ फॉर द लास्ट 3 मंथ। दिस मे बी ड्यू टू। क्या रीजन हो सकता है? पहला है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई हो। ठीक है, पहला चीज है। दूसरा दिया गया है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो कि उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो। तीसरा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई हो। या फिर आखिरी है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा ब्लड में घुल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। यहां पे सबसे अच्छा आंसर आपका क्या हो सकता है? बी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं। ठीक है, जो कि उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो, जो कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कलेक्ट हो गया हो। जो सूट यहां से निकल रहा हो वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कलेक्ट हो गया, जिसके वजह से उसको कफ की दिक्कत हो रही हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 28वें प्रश्न को। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सबसे पहले यहां पे नहीं देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग द रिडल्स एंड पजल्स इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन अ स्टूडेंट। दूसरा दिया गया है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, टू डेवलप अ रीजनिंग एबिलिटी इन द स्टूडेंट। फिर तीसरा दिया गया है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, टू कंफ्यूज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड लेट देम एंजॉय द कंफ्यूजन। अच्छा आप मुझे बताइए, कभी भी कोई भी टास्क या कोई भी सब्जेक्ट जब टीचर पढ़ा रही है, कोई भी पजल टीचर दे रही है अपने बच्चों को, तो उनका पर्पस ये थोड़ी ना कि बच्चों को कंफ्यूज करना या उनको भ्रमित करना। तो ये कैसे आपका सही होगा? यहां पे पूछा गया विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो सी आपका सही होगा। कभी भी टीचर अपने बच्चों के दिमाग को कंफ्यूज नहीं करेगी। ठीक है, टू डेवलप द क्यूरियोसिटी एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करना, ठीक है, क्यूरियोसिटी डेवलप करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना, ये सब टास्क होता है। ठीक है, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। 29th क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बोला गया? दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे? रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि लंच के बाद एज अ टीचर आपको सोचना है, लंच हुआ, लंच ओवर होने के बाद आप जब क्लास में पढ़ाने पहुंचे तो आप देख रहे हैं कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो बोर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे, उनको खिलाने लेके चले जाएंगे। दूसरा दिया गया है उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। तीसरा दिया गया है पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध
बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे, ठीक है। और आखिरी दिया गया विषय को तत्काल बदल देंगे, चेंज द टॉपिक इमीडिएटली। अब आप समझिए, लेक्चर बहुत बोरिंग हो रहा है, आप टीचर हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों का इंटरेस्ट गेन करने के लिए आप क्या करेंगे, उनको ऑडियो विजुअल क्लिप्स दिखाएंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एज अ टीचर आपको इन सब प्रश्नों को हल करना है। आज के क्लास का आखिरी प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर्स देता है और कहता है आप इन पिक्चर्स को कलर करिए। तो मेन पर्पस उसका क्या है? और ये एनिमल जो है वो आपके घर में नहीं रहते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी का, ये प्रश्न है। पहला, क्रिएटिविटी डेवलप करना, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन टू डेवलप द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर वर्गीकरण टू डेवलप द क्लासिफिकेशन स्किल, और आपका डी है टू डेवलप द डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह का विकास करना। अब देखिए, यहां पे हम स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। टीचर का मेन फोकस स्टूडेंट के डेवलपमेंट पर होता है, ठीक है। उसका स्किल डेवलप करना, उसके अंदर क्रिएटिविटी लाना, रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करना। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करना सही है, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी तो आपका एकदम सही है, ठीक है। फिर उसके बाद टू डेवलप द क्लासिफिकेशन स्किल, ये भी सही है। टू डेवलप द डेटा कलेक्शन, टीचर का काम ये नहीं है कि खाली स्टूडेंट डेटा को कलेक्ट करे, ठीक है। डेटा कलेक्शन से क्या करेंगे, वो डेटा कलेक्शन नहीं, वो उनको चित्रों में रंग भरने के लिए इसलिए दे रहा है ताकि वो उनके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट कर सके, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल क्रिएट कर सके, क्लासिफिकेशन स्किल क्रिएट कर सके। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा, ए, बी एंड सी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करिए तो एज अ टीचर अपने आप को इमेजिन करिए, फिर सॉल्व करिए, ठीक है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।